जिन लोगों को हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है और वो थायराइड के लिए गोली खाते हैं, उन लोगों को क्या सोयाबीन का प्रोडक्ट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक का साइंटिफिकली डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। जनरली अगर आप लोगों से पूछेंगे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो ये मानते हैं कि सोयाबीन का प्रोडक्ट थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है, या जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को सोयाबीन का प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या साइंटिफिक फैक्ट है, उन सबको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें डिटेल एनालिसिस करना है तो हमें इन तीनों कंपोनेंट पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले सोयाबीन क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये जानना है। ये थायराइड ग्लैंड ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जानना है। और फिर हमें ये जानना है कि जो थायराइड की जो हम गोली खाते हैं उसमें क्या होता है, और इन तीनों का फिर आपस में क्या कनेक्शन है वो आज हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम लास्ट में जो हम अपना बाद में निष्कर्ष निकालें, जो हमारा डिसीजन हो वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड हो। तो एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सोयाबीन में क्या होता है। तो सोयाबीन का न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोयाबीन के इस दाने के अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% प्रोटीन होता है, अराउंड 20% इसमें फैट होता है, 30% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें 10 या 15% तक फाइबर होता है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। ये इसका बेसिक कंपोजिशन है। सोयाबीन को अगर हम ये एनालाइज करें कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो वो कंट्री है जापान। जापान में सोया प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब जहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं आज वीडियो में, उसका मतलब है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है या थायराइड से रिलेटेड ओवरऑल प्रॉब्लम को भी अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये कितनी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4% पॉपुलेशन को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो 4% लोगों को लगभग इंडिया में प्रॉब्लम। अगर हम यूरोप को देखें या हम अमेरिका को देखें, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% तक लोगों को ये प्रॉब्लम है थायराइड से रिलेटेड। और अगर हम जापान को देखें तो जापान जहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन खाया जाता है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.7% प्रॉब्लम है थायराइड से। तो अगर आप एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा सोयाबीन खाया जाता है वहाँ सबसे कम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कुछ तो मिसमैच लग रहा है ये सोच में कि भाई थायराइड और सोयाबीन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो ऐसा देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है। अब इसको और हम एनालिसिस करते हैं कि और इसके अंदर क्या क्या है। अब हम दूसरा ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमारी थायराइड ग्लैंड है ये क्या काम करती है, और इसको हेल्दी रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसका जो बेसिक फंक्शन है ये हमारा थर्मो रेगुलेटर समझिए आप। जैसे हीटर होता है ना, तो हीटर को कम करना ज़्यादा करना वो ये बटन है हीट कम या ज़्यादा करने का। तो अगर हमें हीट बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, तो उसका सिस्टम क्या होता है, हमारे दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नाम का सेंटर है। हाइपोथैलेमस बाहर से टेम्परेचर को सेंस करता है और फिर वहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पास में वहाँ पे मैसेज पहुँचा देता है
कि बाहर भैया बहुत ठंडी है, एक काम करो हीट बढ़ाओ, अंदर गर्मी पैदा करो। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से घोड़े पे सवार एक टीएसएच भेजती है। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो टीएसएच घोड़े पे बैठता दौड़ा 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 जो है जहाँ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास में आता है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैसेज देता है कि भैया जो बाहर है बड़ी ठंड है, एक काम करो गर्मी बढ़ाओ। तो ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है और वो होता है T3 एंड T4। जो T3 T4 हैं ये बॉडी में सब जगह जाते हैं और हीट जनरेट करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। तो अब जब ये थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, थायराइड ग्लैंड कमजोर पड़ने लगती है तो ये काम ठीक से नहीं कर पाती। और जब ये काम ठीक से नहीं कर पाती, जो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है ये यहाँ से और ज़्यादा फोर्स भेजती है। तो पहले क्या हो रहा था कि जैसे उसने 2 आदमी भेजे TSH, तो जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो TSH वैल्यू आपको 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 आदमी आए, उन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया और इन्होंने काम करना चालू कर दिया। अब ये कमज़ोर हो गए। जो थायराइड ग्लैंड जब कमज़ोर हो गई तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मैसेज आता है तो वो जो TSH जो घुड़सवार आ रहे हैं, तो 2 घुड़सवार की बजाय 5-6 घुड़सवार आ रहे हैं। तो इसका मतलब ब्लड में TSH की वैल्यू 5 या 6 हो गई और वो आते हैं और जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तब ये काम करता है। तो इसका मतलब हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो वीक हो गई है और इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड वीक हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो TSH वैल्यू है इसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि थायराइड ग्लैंड कैसा काम कर रही है। और जब ये थायराइड ग्लैंड हमारी वीक हो जाती है तो हम बाहर से जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको टैबलेट की फॉर्म में देते हैं। लिवोथायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हम टैबलेट की फॉर्म में देते हैं। वो टैबलेट हम खाते हैं और वो टैबलेट जब हमारे पेट में जाती है तो टैबलेट में जाके पेट में वो हार्मोन रिलीज करती है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके अपने लिए यूटिलाइज कर लेती है। तो जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है जब हम बाहर से खा रहे हैं तो हमें बाहर से सप्लाई मिल रही है, तो उससे हमारा काम चल जाता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में पहले बन रहा था वो कहाँ से आ रहा था? तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन जो यहाँ पे बनता है तो उसमें एक तो प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन कौन सा? टायरोसिन अमीनो एसिड। ये उसकी स्ट्रक्चर है, टायरोसिन अमीनो एसिड ऐसा दिखाई देता है। और उसके अलावा हमें चाहिए होता आयोडीन। तो जो T3 और T4 कैसा है? तो T3 आप देख रहे हैं इसमें ये स्ट्रक्चर है बेसिक, ये टायरोसिन अमीनो एसिड वाली, और इसके बाहर ये 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल लगे हुए, और T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो 2 कंपोनेंट अगर ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलरली मिलते रहें, ये अमीनो एसिड जो प्रोटीन और ये आयोडीन, तो इससे थायराइड ग्लैंड की स्ट्रेंथ बनी रहती। इसके अलावा और भी कई कंपोनेंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे सेलेनियम है, जिंक है ना, इस टाइप के कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते रहें इस थायराइड ग्लैंड को तो ये बड़ी स्ट्रांग रहती है, इसकी ताकत बनी रहती है, ठीक है। तो प्रोटीन चाहिए, आयोडीन चाहिए। और जब ये लोगों ने एनालिसिस किया, जो हम अभी देख रहे हैं कि भाई जापान में कम है प्रॉब्लम, पूरा दिन सोयाबीन खा रहे हैं, और इंडिया में ज़्यादा है। यहाँ तो सोयाबीन का इतना कंजप्शन नहीं है डे टू डे लाइफ में, फिर भी यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट है वो 2 चीज़ों पे पहुँचे कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आयोडीन की कमी, कि जो यहाँ पे नमक खाया जाता है उसमें आयोडीन कम है, तो आयोडीन की कमी होने के कारण ये थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये निकला कि यहाँ पे प्रोटीन कम है डाइट में, क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड प्रोटीन से आता है, और जो हमारे कंट्री में जो डाइट है इंडिया में वो ग्रेन बेस्ड डाइट है, और ग्रेन में शुगर ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। जैसे आप राइस ले लीजिए, बहुत से लोग राइस खाते हैं। अब राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट है, 2-3% प्रोटीन है। प्रोटीन है ही नहीं राइस में कुछ भी। ऐसे ही आप गेहूं को देखें तो गेहूं में 70% कार्बोहाइड्रेट है और 10% के आसपास प्रोटीन है उसमें, तो गेहूं में भी ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। तो हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं होता और बहुत से लोगों को आयोडीन भी अप्रोप्रिएटली नहीं मिलता, ये उसका कारण। इसके अलावा जो है तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है जो ढूंढा गया है, वो है पोल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पानी है या एयर है उसके पोल्यूशन के कारण जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं वो भी हमारी थायराइड ग्लैंड को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ कारण हैं, ये कारण हमें मिले हैं जिसके कारण कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्रियों से ज़्यादा
जो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या खा रहे हैं, वो गोली खा रहे हैं। जो हम वो गोली खाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में बॉडी में जाके 30 मिनट्स में पूरा का पूरा जो दवाई है वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है। 30 मिनट्स में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो धीरे धीरे और एब्जॉर्ब होने लगता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी आपको दवाई लिखता है तो ये कहता है कि इसको सुबह खाली पेट लेना है और 45 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं खाना। क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना क्या काम करता है कि वो खाना जो दवाई है उसको पकड़ लेता है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में, जो एब्जॉर्ब होना चाहिए वो कम हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो इम्पैक्ट भी कम होगा। तो ऐसे ही जो सोयाबीन है, अब सोयाबीन की तरफ चलते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो सोयाबीन है उसमें फाइटिक एसिड होता है, और वो फाइटिक एसिड जो है वो क्यों बनाया? फाइटिक एसिड प्लांट में फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट जो मिनरल है उसका सप्लायर है। इसमें 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनोसिटॉल, हेक्साफॉस्फेट। तो इसमें 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। ये फॉस्फेट आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है तो आपने ये वर्ड सुना होगा, एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। वो फॉस्फेट का है, ये यही वाला फॉस्फेट है। तो यहाँ 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है। तो जो ये फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं इसको फाइटिक एसिड कहते हैं। ये फाइटिक एसिड एक चुंबक का काम करता है। तो अगर इसको कहीं आयरन मिला, कैल्शियम मिला या कोई और सप्लीमेंट जो मिनरल्स हैं वो मिले तो ये उसको पकड़ लेता है। और फाइटिक एसिड को हमारी बॉडी में ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते। तो फाइटिक एसिड हमारी बॉडी में जाता तो है लेकिन टॉयलेट से बाहर निकल आता है, और जो रास्ते में उसको कैल्शियम आयरन वायरन मिलते हैं उसको पकड़ लेता है। तो उसके लिए चुंबक का काम करता है फाइटिक एसिड। तो अगर मान लीजिए फाइटिक एसिड हमारी बॉडी में गया तो और वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन ही अवेलेबल है जो हमने टैबलेट से खाया, तो ये उसको पकड़ लेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप ये चीज़ें ना खाएं या कुछ भी ना खाएं। जब आपने थायराइड की टैबलेट खाई है 45 मिनट्स का गैप दें, उसके बाद आप कुछ भी खाएं तो उससे कोई इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो अगर आप थायरोक्सिन की टैबलेट खाने के 45 मिनट्स के बाद आप सोयाबीन खाओ, कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो फाइटिक एसिड है क्या ये सोयाबीन में ही मिलता है या और भी कुछ चीज़ों में मिलता है? तो फाइटिक एसिड आपको नट्स और सीड्स जो होते हैं उन सब में मिलता है, जो दालें होती हैं उनमें भी मिलता है, और बहुत सारी कुछ और प्लांट्स हैं उनमें भी फाइटिक एसिड मिल सकता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर आप थायराइड की टैबलेट खा रहे हैं तो 45 मिनट्स तक कुछ ना खाएं। अब सोयाबीन के प्रोडक्ट की बात आती है कि क्या सोयाबीन का प्रोडक्ट खाना चाहिए। तो सोयाबीन के प्रोडक्ट जैसे अभी हमने देखे हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, फाइबर भी होता है, और उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट भी होता है, फाइटिक एसिड भी होता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या काम करती हैं? फैट अलग निकाल लेती हैं, प्रोटीन अलग निकाल लेती हैं, फाइबर अलग निकाल लेती हैं, और जो फाइटिक एसिड है उसको भी अलग निकाल लेती हैं। तो फाइटिक एसिड जो सोयाबीन के जो प्रोडक्ट हैं उनमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो कंपनीज हैं जो सोयाबीन की प्रोसेसिंग करती हैं वो फाइटिक एसिड को निकाल लेती हैं, और फाइटिक एसिड दवाई बनाने में यूज़ होता है, और दवाई वाली जो कंपनियां हैं वो उसको 15,000 रुपये किलो खरीदती हैं। 15,000 रुपये किलो फाइटिक एसिड बिकता है, सोयाबीन मिलता है 100 रुपये किलो। तो उसमें जो फाइटिक एसिड निकाल के कंपनीज उसको प्रोडक्ट में नहीं डालती सोयाबीन के, उसको अलग से दवाई की कंपनियों को बेच देती। तो फाइटिक एसिड जनरली सोयाबीन के जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं उसमें नहीं होता, क्योंकि वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, उसको कंपनी सेपरेटली बेचती है। तो एक तो जो हमारे समझने की बात ये है कि अगर हमें थायराइड की टैबलेट लेनी है तो 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर हम टैबलेट के साथ में कुछ भी खाएंगे तो जो टैबलेट की जो अवेलेबिलिटी है, जिसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, वो कम हो जाएगी, और उससे जो इम्पैक्ट है उसका, ड्रग का इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हम समझ गए। अब हम डायबेक्सी आटे की बात करते हैं, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि डायबेक्सी आटा थायराइड वालों को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जिनको डायबिटीज़ है उनको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सोयाबीन है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो डायबेक्सी आटे में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो सोयाबीन इंडस्ट्री से जब लिया जाता है तो उसमें प्योर प्रोटीन होगा या प्योर फाइबर होगा, क्योंकि ये जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो प्रोसेस्ड सोयाबीन इंडस्ट्री से आता है, तो जो फाइटिक एसिड वगैरह है वो उसमें नहीं होता।
क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी निकाल चुकी होती हैं और प्योर प्रोटीन का सोर्स है। तो जो डायबिटीज़ है उसमें अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो थायराइड पे क्या इम्पैक्ट है, जो टायरोसिन हार्मोन है उसको बनाने में मदद करता है। तो अगर आप डायबेक्सी आटा कंज्यूम करते हैं और आपको डायबिटीज़ है और साथ में थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि प्रोटीन भी मिल रहा है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तो थायराइड ग्लैंड को टायरोसिन अमीनो एसिड भी मिलेगा और जो हमारी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को कम करने के लिए प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन भी हमारी डाइट में मिलेगा। तो जो डायबेक्सी आटा है वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, बहुत टेस्टी है। आप आसानी से, अगर आपको थायराइड है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड की जो टैबलेट है उसको खाने के 45 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं खाना है, तो उस 45 मिनट्स में उसका पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी डाइट है, डाइट का पैटर्न आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं कि सोयाबीन का थायराइड ग्लैंड पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो टायरोसिन अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है और वो टायरोसिन अमीनो एसिड थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। तो आयोडीन वाला सप्लीमेंटेड वाला आप सॉल्ट ले लीजिए और साथ में आप सोयाबीन का जो प्रोटीन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आपको थायराइड के बारे में जानना है, डायबिटीज़ के बारे में जानना है, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएं और बुक अ फ्री कंसल्टेशन ये फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे जो भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो डेट सेलेक्ट करेंगे, उस चुने हुए टाइम पे डायबेक्सी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कोच हैं, वो आपको कॉल करेंगे और जो भी आपके सवाल हैं उनका आंसर करेंगे। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।